हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज है लेक्चर हमारा 6.13। लेक्चर 6.13 में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है स्थानांतरण, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और दूसरा टॉपिक हमारा है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। तो दोस्तों, ये दोनों टॉपिक्स आज हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्थानांतरण से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत पहले बता चुके थे। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले डीएनए से क्या बनाना, डीएनए का बनना। डीएनए से सबसे पहले हमने दोस्तों क्या बनाया था, डीएनए बनाया था, और इस प्रक्रिया को हमने कहा था प्रतिकृति। ठीक, प्रतिकृति को इंग्लिश में कॉपी भी बोलते हैं, इसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। डीएनए से जब क्या बनता है, डीएनए, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिकृति। ठीक, फिर उसके बाद हमने बनाया डीएनए से क्या, आरएनए बना। डीएनए से आरएनए बना तो इसको कहा गया प्रक्रिया अनुलेखन। ठीक, ये प्रक्रिया कहलाई अनुलेखन की। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, आरएनए से बनाएंगे प्रोटीन। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो बनाना होगा वो बनाएंगे प्रोटीन, और यहीं पे इस प्रोसेस का एंड हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जीनोमिक प्रोजेक्ट, वो तो आने वाले बाद के लेक्चर की बात है। ये यहीं तक ख़त्म हो जाएंगी ये सारी प्रक्रियाएं, और जब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो ये वाली प्रोसेस कहलाएगी स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ट्रांसलेशन कहाँ, ये वाली प्रक्रिया हमने पढ़ ली, ये वाली प्रक्रिया भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली प्रक्रिया भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी ज़्यादातर डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि स्थानांतरण क्या होता है, समझाइए। ठीक, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए से प्रोटीन को बनाना। ठीक, ये वाली प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें आरएनए से क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और इस प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्थानांतरण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इसकी क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है प्रोटीन। सबसे पहले बात आती है एमआरएनए की। अब दोस्तों, ये एमआरएनए क्या होता है, कहाँ मिलता है, ये सब हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। एमआरएनए को बोलते हैं संदेश वाहक आरएनए, ऑल्सो नोन एज द मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए, जैसे कि इसका नाम है, ये क्या काम करता है कि मैसेज को पढ़ता है। अब कौन से मैसेज, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में तो पढ़ रहे हैं। डीएनए पे होते हैं अनुक्रम, जिसको आनुवांशिक कूट कहते हैं, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसी को रीडिंग करने का काम कौन करता है, एमआरएनए करता है। सारे जितने भी अनुक्रम होते हैं वो सब किस पे होते हैं, एमआरएनए पे होते हैं। ये सब काम किसका है, एमआरएनए का काम है। ठीक, तो सबसे पहले आता है एमआरएनए, मतलब कि मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपको याद है ना, 3 चीज़ों से मिलके बनी थी, पेंटोज शुगर, N2 बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, फॉस्फेट समूह, पहला क्या था, फॉस्फेट समूह कुछ इस प्रकार से था, यूं ऐसे हमने करके बनाया था फॉस्फेट ग्रुप। फिर यहाँ से जुड़ी थी क्या, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कितने कार्बन की शुगर थी, 5 कार्बन की शुगर थी। पेंट मतलब कितना होता है, 5 होता है। ठीक, ये हो गई क्या, पेंटोज शुगर, और यहाँ पर क्या लगा था, N2 बेस, मतलब कि नाइट्रोजनी क्षार। N का मतलब नाइट्रोजन है। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार, और बेस, ये बेस सतह वाला बेस नहीं है, ये क्षार वाला बेस है, एसिड और बेस वाला बेस है। ठीक, अम्ल क्षार वाला है बेस, N2 बेस। इसी को क्या बोला था हमने, न्यूक्लियोटाइड। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, जो आपस में यूँ घूमे होते हैं, इन घुमावों को जब खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। इसका ये जो एक डंडा दिख रहा है, डंडे-नुमा संरचना है, ये किससे बनी है, ये इसी से बनी है। ठीक, जैसे ये बहुत ज़्यादा छोटी माइन्यूट है, जब हमने इसको जूम करके देखा
जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना दिखेगी, और ये एक नहीं होती है, इसके ऊपर भी उसके ऊपर भी ऐसे करके बहुत ज़्यादा संरचना आपस में जुड़ी होती है। ठीक दोस्तों, फिर आगे पढ़ेंगे mRNA न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है क्या। ठीक दोस्तों, तो अब हम आपको बताएंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है। दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अमीनो अम्ल की बनी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था, एक अमीनो अम्ल कुछ इस प्रकार से, ए मतलब अमीनो, ए मतलब एसिड, अमीनो एसिड प्लस। ठीक, अब हम हमेशा आपको प्लस करके बताते थे, लेकिन एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। ठीक, अब हम प्लस लगा के तो जोड़ेंगे नहीं, वो पहले जब हम आपको समझा रहे थे तो हमने बताया था अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड वो सब मिला के क्या बन जाती है दोस्तों, प्रोटीन बन जाती है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा और आगे लेवल का सोचना है हमें। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक, फिर दूसरा तीसरे से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, फिर तीसरा चौथे से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एंड ये चलता जा रहा है। ठीक, इस तरफ भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। अब देखिए, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इनको हिंदी में भी पेप्टाइड कहते हैं और इंग्लिश में भी पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक दोस्तों, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किसके थ्रू जुड़ा है, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, और उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, इतना समझ में आया। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको पुरानी बात बताई थी कि ये सब अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक, ये पूरा यहाँ से वहां तक क्या है, प्रोटीन है। इतनी बात तो पुरानी है, लेकिन अब यहाँ पे हमने सिर्फ बताया है कि ये वाले बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये तो पूरी एक चेन चलती चली जा रही है। चेन मतलब एक श्रृंखला चलती चली जा रही है। तो इसी श्रृंखला को जब आपस में जोड़ देते हैं तो कहलाती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। बस दोस्तों, यहीं से जो पॉलीपेप्टाइड नया नाम आया है वो यहीं से आया है। ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रोटीन क्या है, तो सबसे पहला और सबसे सिंपल सा पॉइंट यही बनता है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन की श्रृंखला है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है या पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्यों, ऐसा क्यों, वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों है? पहली बात तो वो बहुत अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसीलिए वो चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड की क्यों, क्योंकि पेप्टाइड नाम के बॉन्ड उसके बीच में जुड़े होते हैं। अमीनो एसिड अगर दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा है तो वो मेन पेप्टाइड की वजह से जुड़ा है, और एक तो पेप्टाइड है नहीं, बहुत ज्यादा से पेप्टाइड है, तो उनको बोल दिया पॉलीपेप्टाइड। ठीक दोस्तों, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मैनी, और पेप्टाइड इस बॉन्ड से, और श्रृंखला क्योंकि आप देख ही सकते हैं ना ये एक श्रृंखला है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज श्रृंखला, या उसको चेन बोलते हैं। और ये पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन। ठीक दोस्तों, ये पूरी चेन क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन होती क्या है, ये एक प्रोटीन होती है। तो फिर से इसको पढ़ते हैं, mRNA न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ गया ना, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित होना स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जो हमारी ये वाली श्रृंखला थी पॉलीपेप्टाइड की, जिससे इधर N2 बेस जुड़ा था और इधर क्या जुड़ा था, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था, इस श्रृंखला में, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्थानांतरण का एक छोटा सा पार्ट खत्म होता है कि ये स्थानांतरण होता क्या है।
पॉलीपेप्टाइड नाम याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड नाम बहुत फेमस है, हर जगह पर यही नाम पूछा जाता है। और अगर पॉलीपेप्टाइड नाम कहीं भी आप देखें तो आप झट से समझ जाइए कि पॉलीपेप्टाइड नाम कुछ नहीं, वो क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। पॉलीपेप्टाइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एक तो होते नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन्हें पॉलीपेप्टाइड कह दिया जाता है। यहाँ तक कि अब हमने पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, स्थानांतरण की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया राइबोसोम, अब दोस्तों पता है ना राइबोसोम कहाँ मिलते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम कुछ नहीं, छोटे छोटे से ग्रैनुलर पार्ट्स होते हैं, मतलब इस टाइप के छोटी छोटी सी दरदरे पार्ट्स होते हैं और कुछ नहीं होते। ठीक, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम या प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के दौरान होती है। इसमें क्या काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें सर्वप्रथम एंजाइम, सर्वप्रथम क्या होता है, एंजाइम व एटीपी। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से एटीपी का नाम आया। एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है ना, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन, टी स्टैंड फॉर ट्राई मतलब 3 होता है, और पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों एटीपी, और एटीपी बनाता कौन है, एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसीलिए तो कहते हैं कि मेन सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि वो उसको क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अमीनो अम्ल का सक्रियकरण होता है। अमीनो अम्ल का सक्रियकरण किसके द्वारा हुआ, एंजाइम और एटीपी के द्वारा। ठीक, इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम एंजाइम व एटीपी की वजह से अमीनो अम्ल का सक्रियकरण होता है, मतलब दोनों क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी एक्टिव फेज में आ जाते हैं। एक्टिव फेज में जैसे ही आएंगे वो स्थानांतरण की प्रोसेस करने लगेंगे। ठीक, सक्रिय अमीनो अम्ल, अब देखिए अमीनो अम्ल क्या हो गए, सक्रिय हो गए। क्यों, क्योंकि उनको एंजाइम मिल गया और उनको क्या मिल गया, एटीपी। उनके पास एनर्जी भी आ गई और उनके पास सामान भी आ गया। सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए पर स्थानांतरित होते हैं। अब देखिए सबसे पहली प्रोसेस क्या थी कि ये जो है एंजाइम और एटीपी से सक्रियकरण हुए। सक्रियकरण के बाद इन्होंने क्या किया, टीआरएनए पर स्थानांतरित हुए। टीआरएनए, दोस्तों टीआरएनए के बारे में आपको पता होगा, इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, हमने पढ़ाया है। इसका क्लोवर लीफ फॉर्मूला, क्लोवर लीफ डायग्राम भी आपको दिखाया है। टीआरएनए क्या काम करता है ये भी हमने आपको बताया था कि जो जितने भी एमआरएनए कोडॉन्स लेकर आता है, आनुवांशिक कूटानुक्रम लेकर आता है, उनको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता है। कहाँ तक के स्थानांतरित करता है, राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। अमीनो अम्ल, ये सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए पर स्थानांतरित होते हैं व संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। किसका संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात उसी वक्त पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसका नाम आया, पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम। ठीक दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अमीनो अम्ल की बात हो रही है और प्रोटीन की बात हो रही है। ठीक, तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होने लगते हैं। पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम कोई नई चीज नहीं है, AUG जो पढ़ाया था आपको, फिर CAG, कुछ भी जो था आपका सारा DNA पे अनुक्रम, वही अनुक्रम। 3 से मिलकर एक अमीनो एसिड बन रहा था, 3 से मिलकर एक अमीनो एसिड बन रहा था, फिर 3 से मिलकर एक अमीनो एसिड बन रहा था, बस वही बात है। तत्पश्चात पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित होते हैं। टीआरएनए अणुओं के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है। पेप्टाइड बंध, ये भी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, पेप्टाइड बंध कहाँ है, ये है पेप्टाइड बंध। ठीक, ये क्या है, पेप्टाइड बंध।
हमने आपको बताया था एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ किसके थ्रू जुड़ा होता है, बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। हम आपको पहले बताते थे ए प्लस यानी कि एमिनो एसिड प्लस दूसरा एमिनो एसिड प्लस तीसरा एमिनो एसिड, लेकिन उनके बीच में प्लस नहीं होता है, उनके बीच में बॉन्ड होता है। जैसे डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वैसे एमिनो एसिड और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये बात के मध्य उपस्थित पेप्टाइड स्थल द्वारा पेप्टाइड बंध निर्मित होते हैं। और यही प्रोसेस पूरी कंप्लीट किसकी हो गई, स्थानांतरण की। स्थानांतरण मतलब ट्रांसलेशन की। प्रोटीन बन गई ना। सबसे पहले देखिए पॉइंट वाइज याद किया करिए, एक के बाद एक, कि इसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा होता है, प्रक्रिया राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण से होती है। फिर सर्वप्रथम क्या होता है, एंजाइम और एटीपी द्वारा अमीनो एसिड सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद क्या करता है, वो टीआरएनए पर स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित होने के बाद संश्लेषण यहीं पे प्रारंभ हो जाता है। संश्लेषण प्रारंभ हो गया, फिर उसी वक्त पेप्टाइड का पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम निर्धारित हो जाता है और टीआरएनए के मध्य उपस्थित जितने होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड निर्मित हो जाते हैं। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड निर्मित होंगे तो वो एक चेन बॉन्ड बना के अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और वो चेन हो जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन, और यही चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। बस इतना सादा। स्थानांतरण यहीं पे हमारा खत्म होता है। स्थानांतरण की पूरी प्रोसेस हमने आपको बता दी कि ये कैसे होती है, क्या होती है, कहाँ से क्या कौन जाता है। याद रखिएगा इसमें सिर्फ 2 आरएनए के नाम आए, एक हुआ एमआरएनए और दूसरा हुआ टीआरएनए जो कि अनुक्रम लेके जाता है। तो दोस्तों स्थानांतरण की प्रोसेस यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसको भी पढ़ते हैं आज ही के लेक्चर में कि वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। इसको जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने प्रोटीन बनाई है, ठीक, अभी तक हमने क्या किया है, प्रोटीन का निर्माण किया है, वो किस प्रकार से हुआ ये भी हमने आपको बताया। प्रोटीन के निर्माण तो हमने कर लिया, लेकिन प्रोटीन किस प्रकार से काम करती है, प्रोटीन का क्या वर्क होता है, ये भी तो हमें पढ़ना होगा। तो ये पढ़ने के लिए हमें ये वाला टॉपिक समझना पड़ेगा, जीन की अभिव्यक्ति, कि जीन किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करता है और उसका नियमन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जीन अभिव्यक्ति का बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत ही ज़्यादा व्यापक अर्थ है। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। जीन अभिव्यक्ति मतलब जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपने आप को मतलब एक टाइप से अपने आप को दर्शाता जब है, तो किसका निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइड का। ठीक, पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। फिर जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य, ठीक, एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करता है। जीन कोशिका में, जीन दोस्तों जीन तो पता ही है ना, जीन क्या होते हैं, जो डीएनए पर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो कि हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या कोई निश्चित कार्य जो कि उन्हें करना ही करना होता है, निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरणतः ई कोलाई। ई कोलाई क्या है दोस्तों, ई कोलाई एक जीवाणु है, ठीक, इसका पूरा नाम होता है एस्क्रीशिया कोलाई। ये एक क्या है, जीवाणु, एक बैक्टीरिया। कोलाई में उपस्थित एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा ग्लाइकोसाइडेज, ठीक, एज लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक एंजाइम है। यहाँ पे हम इसका इंग्लिश में नाम लिख देते हैं, ये होता है बीटा और क्या है, गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक, लास्ट में एज लिखा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक एंजाइम है। एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसेकेराइड, ठीक, डाइसेकेराइड मतलब होता है शुगर होती है, शुगर, अगर हम 2 शुगर को साथ में मिला दे तो वो डाइसेकेराइड बनती है। ठीक दोस्तों, डाइसेकेराइड कुछ इस प्रकार से होती है। डाई मतलब क्या होता है, 2 होता है और आगे लिखा है सेकेराइड। सेकेराइड मतलब कुछ नहीं होता है, सेकेराइड मतलब होता है शुगर, ठीक, डाई मतलब होता है 2। अब यहाँ पे डाइसेकेराइड कैसे मिलके बना होगा, जब 2 मोनोसेकेराइड मिली हो, मोनोसेकेराइड प्लस
मोनोसेकेराइड। जब दो मोनोसेकेराइड मिलती हैं तो डाइसेकेराइड बनती है। ये क्या होती है? ये शुगर्स होती हैं। डाइसेकेराइड का नाम जो यहाँ पर आया है वो इसलिए आया है क्योंकि गैलेक्टोसाइडेज डाइसेकेराइड नाम का एक लैक्टोज होता है। लैक्टोज दो ग्लूकोज के मिलन से बनता है। देखिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर हम दो ग्लूकोज को मिला देंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, ग्लूकोज होता है मोनोसेकेराइड, ठीक, और एक और ग्लूकोज अगर हम उसमें मिला देंगे तो वो भी होता है मोनोसेकेराइड। दोनों ग्लूकोज कैसे? मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, मतलब एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक अणु है। और जब इन दोनों एक एक अणु को मिला देंगे तो कितने अणु बन जाएंगे? द्विक अणु बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका डाइसेकेराइड। डाई मतलब दोस्तों होता है दो, बाई मतलब भी होता है दो, और डाई मतलब भी होता है, अरे जैसे केमिस्ट्री में मोनो डाई होता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, उसी टाइप से डाई मतलब क्या होता है? दो होता है, ठीक। तो जब दो मोनोसेकेराइड को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? डाइसेकेराइड, ठीक। ये तो सिर्फ समझाने वाली बात थी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या है? ये एक एंजाइम है। हिंदी में नाम यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में नाम यहाँ पे लिखा है, आपका जिसमें मन करे आप उसमें लिख सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी वाला यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक। बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसेकेराइड लैक्टोज का, लैक्टोज क्या है? एक डाइसेकेराइड है, का जल अपघटन कर क्या बना देता है? गैलेक्टोज व ग्लूकोज बना देता है। अब देखिए, इसको हम एक रिएक्शन टाइप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको एक अच्छे से रिएक्शन टाइप में समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लैक्टोज, ठीक। लैक्टोज दोस्तों क्या है? एक डाइसेकेराइड है। डाई ये क्या है? एक डाइसेकेराइड है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होती है? शुगर होती है, ऐसे भी कह सकते हैं डबल शुगर होती है, मतलब 2 चम्मच शुगर क्या होती है? लैक्टोज होती है, और 1 चम्मच शुगर क्या होती है? ग्लूकोज होती है। लैक्टोज हो गया। लैक्टोज का जल अपघटन कर किस में बदल देता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। मतलब जब लैक्टोज टूटेगा, रिएक्शन में हम क्या करते हैं? इस तरफ क्या लेते हैं? जो मॉलिक्यूल होता है उसको लेते हैं, और उससे क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। तो लैक्टोज का जल अपघटन हमें करना है। जल अपघटन लीजिए, हमने कर दिया, क्या बना? गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बन गया, प्लस क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करना है? ये जल अपघटन किया किसने? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा एंजाइम का नाम लिखते हैं ना जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये कौन हो गया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब दोस्तों देखिए, जो रिएक्शन आपको देखने की मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। लैक्टोज जो कि क्या था? एक डाइसेकेराइड था। डाइसेकेराइड मतलब 2 चम्मच शुगर थी। ओज, अब हमने कैसे पहचाना कि ये एक शुगर है? लास्ट में दोस्तों देखिए ओज लिखा है, ठीक, OSE, ओज। तो जिसके पीछे ऐसे प्रीफिक्स ओज लिखा रहता है वो कौन होता है? हमेशा शुगर ही तो होती है, मतलब शर्करा होती है वो। लैक्टोज ये क्या है? एक शर्करा है। कैसी शर्करा है? डाइसेकेराइड है, मतलब 2 चम्मच शुगर है। फिर ये क्या होता है कि एक एंजाइम आया, देखिए लास्ट में एज लिखा है तो ये एक एंजाइम है। एक एंजाइम आया इसके पास, उसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने क्या किया? इसको बीच से तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तो 2 चम्मच शुगर 2 में बट जाएगी, ठीक, वो आधी इधर चली जाएगी और आधी इधर चली जाएगी, तो हो गया गैलेक्टोज। एक बना गैलेक्टोज और एक बना ग्लूकोज। अब देखिए दोस्तों लास्ट में क्या लिखा है? ओज, OSE ओज और OSE ओज। तो ये दोनों भी इसकी तरह क्या है? शुगर है। दोनों क्या है? शर्करा है। बस इन दोनों में फर्क इतना सा है कि ये डाइसेकेराइड है और ये मोनोसेकेराइड है। ये क्या है? मोनोसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड है। ये 2 चम्मच शुगर है और ये 2 चम्मच शुगर अलग अलग है। 1 चम्मच उधर रखा है शुगर का और 1 चम्मच इधर रखा है शुगर का। और ये काम किया किसने? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने। तो दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला? इससे हमें जीन का अभिव्यक्त कैसे पता चला कि जीन जो होता है, जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य करता है। वो क्या काम करता है कि प्रोटीन को तोड़ता है।
प्रोटीन को तोड़ेगा, जोड़ेगा, फिर उसको मतलब जितनी भी ऊर्जा होगी उसको क्या करेगा, कोशिका को दे देगा काम करने के लिए। एक निश्चित कार्य को समाप्त करते हैं। यहाँ पे हो गया। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ई कोलाई में उपस्थित एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज डाइसैकेराइड लैक्टोज, ये हो गया डाइसैकेराइड लैक्टोज का जल अपघटन कर, इसने क्या किया, जल अपघटन कर गैलेक्टोज व ग्लूकोज, ये हो गया आपका गैलेक्टोज और ये हो गया ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। यही भी जीन अभिव्यक्ति और उसका नियमन खत्म हुआ। यहाँ पे जीन ने अपने आप को अभिव्यक्त किया और उसका नियमन हुआ। यहाँ पे जब इसकी प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन टूट जाएगी, तो उसके बाद ये किसमें यूज हो जाएगी, एनर्जी बनाने में यूज हो जाएगी, जो कि कोशिका के लिए एज अ ऊर्जा मतलब एज अ एनर्जी के लिए यूज कर ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए। पहले टॉपिक में हमने स्थानांतरण पढ़ा जिसमें प्रोटीन का पढ़ा, ठीक, कि प्रोटीन किस प्रकार से बनती है, धीरे धीरे करके किस प्रकार से वो बन जाए। और दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा जीन एक्सप्रेशन यानी कि जीन अभिव्यक्त तथा उसका नियमन। जीन अभिव्यक्त का नियमन मतलब जीन एक्सप्रेशन, जीन किस प्रकार से अपने आप को कोशिका में एक्सप्रेस करता है, उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों दोनों टॉपिक्स हमने अपने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।